हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिकोड करेंगे एनपीएस को। तो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बी एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इसके नाम में ही पेंशन है, यानी ये एक प्योर रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको दो प्लान्स मिल जाते हैं। एक है आपका टीयर 1 जो प्योर पेंशन प्लान है, और टीयर 2 जो इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह काम करता है। और दोनों ही प्लान्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, बट पहले एनपीएस की थोड़ी और डिटेल समझ लेते हैं। एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और दोनों ही प्लान्स के अंदर आपका जो पैसा है वो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में, और डेट मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो हम स्कीम को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप एनपीएस के अंदर एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं यानी टीयर 1 प्लान में, तो इसमें आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें आप कुछ अमाउंट लमसम में निकाल सकते हैं और कुछ अमाउंट आप एन्युटी के तौर पर निकाल सकते हैं, यानी आपको हर महीने मंथली पेमेंट मिलेगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यही है आपकी नेशनल पेंशन स्कीम। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, मतलब ईपीएफ या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर ईपीएफ की बात करें तो वहां पे आपको 7 to 8% तक रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके रिटर्न्स उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको इक्विटी कंपोनेंट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है टैक्स फ्री रिटर्न्स। ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, मतलब जितना भी आपका रिटर्न्स बनता है इंटरेस्ट के फॉर्म में या इक्विटी के जो रिटर्न्स होते हैं उनके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टैक्स नहीं लगता है, और जब फाइनली आपका कॉर्पस बन जाता है, आप लमसम में पैसा निकालते हैं, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तीसरा टैक्स रिबेट। इसमें आपको 1.5 लाख तक सेक्शन 80C के अंदर रिबेट मिल जाती है। और टॉप ऑफ इट, अदर देन दिस, 50,000 का आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपका टोटल 2 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है पर ईयर एनपीएस के अंदर। और तीसरी बात, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, आपकी कंपनी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर डालती है, तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहां पर आपकी 10% ऑफ सैलरी तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वहां पर 1.5 लाख वाली लिमिट भी नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि हमारा ये पैसे मैनेज कौन करता है। ये पैसा आपका पेंशन फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज है तो उनका पैसा मैनेज होता है 3 पेंशन फंड मैनेजर्स के थ्रू, यानी एलआईसी, एसबीआई और यूबीआई। और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इन 3 के अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, बिरला सन लाइफ और रिलायंस भी होते हैं। तो ये सारे आपके पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा निवेश करते हैं मार्केट्स के अंदर और सिक्योरिटीज के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि कहाँ पे आपका पैसा निवेश होता है और कितना पैसा निवेश होता है। तो पहला है इक्विटी में, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब इसके अंदर जो रेशो है वो या तो आप डिसाइड कर सकते हैं या फिर ऑटो चॉइस भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो एक्टिव चॉइस के अंदर सब्सक्राइबर खुद डिजाइन कर सकता है कि वो कितना एलोकेशन इक्विटी में चाहता है, और कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना चाहता है, और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप मैक्सिमम 75% तक निवेश कर सकते हैं अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो, और बाकी का जो आपका 25% है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में एलोकेट हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। अब ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको 75% ही रखना है। अगर आपको लगता है थोड़ा कम रिस्क लेना चाहिए तो आप 50% इक्विटी में डाल सकते हैं और 50% डेट में डाल सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अगर आप कोई चॉइस सिलेक्ट नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑटो चॉइस का। वहां पे आपकी जो भी एज है उसके हिसाब से आपका जो फंड मैनेजर है वो आपको एक चार्ट बना के दे देते हैं कि अगर आपकी इतनी एज है तो इतना % इक्विटी में रख लीजिए, इतना % कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 35 से भी कम है तो हो सकता है फंड मैनेजर आपको सजेस्ट करे कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो इक्विटी में 75% तक रख लीजिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, लेट्स से 45 प्लस हो जाते हैं, तो हो सकता है फंड मैनेजर्स के चार्ट मैट्रिक्स के हिसाब से आपको 50% इक्विटी में सजेस्ट किया जाए और बैलेंस 50% डेट में सजेस्ट किया जाए। तो ये चॉइस आपको करना है कि आप एक्टिव चॉइस लेना चाहते हैं या फिर ऑटो चॉइस सिलेक्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप अगर चाहे तो प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं। आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में एक बार, और आप अपनी ऑटो चॉइस एक्टिव चॉइस भी चेंज कर सकते हैं साल में 2 बार।
आप अपना एसेट एलोकेशन भी फाइनेंशियल ईयर में 2 बार चेंज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला ऑप्शन है कि आप एक ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच में जाके बोल सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। और चाहे आप फिजिकली अकाउंट खोलो या फिर ऑनलाइन खोलो, मिनिमम आपको 500 रुपीज जमा कराने पड़ेंगे। और देखिए, अगर आपको एक्टिव रखना है अपना अकाउंट तो आपको साल में 500 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। अदरवाइज आपका ये डॉर्मेंट अकाउंट हो जाता है। और बाई चांस बीच में कुछ टाइम इसमें एनपीएस में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। तो जितने साल आपने इन्वेस्ट नहीं किया है उतने साल का 500 रुपीज के हिसाब से आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। सपोज आपने 3 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट अब अगर आपको एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट तो आपको 3 into 500 मीन्स 1500 रुपीज एनपीएस में डालने पड़ेंगे और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए। तो आई थिंक यहाँ समझ आ गया होगा कि हम कैसे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और एक बार अपना अकाउंट खोल लिया उसके बाद आपकी सेविंग कैपेसिटी के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप मंथली करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज टू मेक अ प्रॉपर प्लानिंग विद रिगार्ड्स टू योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। गोल बना के ही चलना चाहिए कि मुझे फाइनली रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए होगा और मुझे मंथली कितना पैसा चाहिए अभी खर्चा करने के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब आपका रिटायरमेंट आ जाता है तब आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो वहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं 70 की एज तक। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको डिफर कर सकते हैं, जो भी आपका विड्रॉल बना है, आपका जो भी कॉर्पस बन जाएगा उसको आप डिफर कर सकते हैं 70 की एज तक। थर्ड ऑप्शन है कि आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है कि आप कितना पैसा वापस निकाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 60% ऑफ द टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। मतलब जितना भी आपका टोटल कॉर्पस बनता है, लेट्स से 1 करोड़ का आपका कॉर्पस बन गया है 60 की एज में, अब 1 करोड़ का 60% यानी मैक्सिमम 60 लाख ही वापस निकाल पाएंगे। और जो बचा हुआ आपका 40 लाख है उसकी आपको पेंशन लेनी पड़ेगी। यानी जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको एक एन्युटी प्लान के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये तो बात हुई कि आप 60 की एज तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि अगर आपको रिटायरमेंट के पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। पहला तो ये है कि हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर आप पैसा निकाल सकते हैं। एक तो है कि अगर आप अपनी क्रिटिकल इलनेस शो करते हैं या किसी डिपेंडेंट की शो करते हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं, या फिर आप अपनी चिल्ड्रंस एजुकेशन का शो करके भी पैसा निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 30 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो इन 30 साल के अंदर आपको 3 बार ही पैसा विड्रॉ करने का मौका मिलता है और आप मैक्सिमम 25% ऑफ योर ओन इनकम ही विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने भी कोई पैसा डाला है तो उसको हटाकर आपने अपनी तरफ से जितना भी पैसा लगाया है, लेट्स से आपने इन्वेस्ट किया है 20 लाख, तो उसका आप 25% ही निकाल सकते हैं मैक्सिमम। यानी 20 लाख का 25% हो गया 5 लाख, तो आप सिर्फ 5 लाख ही निकाल पाएंगे। तो ये जो हमने बात करी अभी तक ये थी टीयर 1 की, जिसे हम कहते हैं पेंशन प्लान। अब हम बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट की, जो होता है आपका प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहाँ पे कितना भी पैसा डाल सकते हैं और इमरजेंसी के अंदर कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आई थिंक मेन फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं एनपीएस के। अब आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशंस को समझेंगे, किस तरीके से आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं और एनपीएस आपका बैंक इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। तो आने वाले वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर।